नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया जो होती है अ, वो कार्य को कहते हैं, मतलब कि आपके द्वारा जो किया गया कार्य है। जैसे कोई भी शब्द होते हैं, हंसना, खाना, पीना, रोना, सोना, इस तरह के जो अ, काम होते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे वर्ब कहते हैं। तो हिंदी में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में हम इसको धातु कहते हैं। जैसे कि संस्कृत में अगर हम इसको पढ़ें तो हम इसको धातु रूप कहते हैं। इसीलिए हिंदी में हम हिंदी में पढ़ रहे हैं अब इसकी, इसलिए मैं आपको अभी समझाती हूँ कि जैसे कि हम किसी भी वाक्य में किसी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, किसी कर्ता के द्वारा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो हम उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं कर्म के आधार पर, जिसमें पहली होती है अकर्मक क्रिया और इसमें दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और सकर्मक क्रिया होती है वो इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आपने होपफुली शायद इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो अभी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे और आप यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप बिल्कुल इस चीज़ को भूल ही नहीं पाओगे। जिस तरह से अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पूरा चीज़ समझ जाएंगे। तो जो पहली क्रिया है वो है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिसमें जो कर्ता होता है वो किसी कार्य को करता है, लेकिन इसके बीच में जो कर्म होता है वो नहीं होता। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि कर्म क्या होता है, कर्त क्या क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं कि वह क्रिया जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, वह होती है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म का अभाव होता है। अब इस जो टिपिकल जो लैंग्वेज है हम उसको सीधी भाषा में ये समझेंगे कि जब कोई वाक्य है, मान लो कि कोई वाक्य है कि चिड़िया चहचहा रही है, तो चिड़िया इसमें क्या हो गई, चिड़िया इसमें हो गई कर्ता। अब चिड़िया क्या कर रही है, जो चिड़िया कार्य कर रही है वो होगा उसका क्रिया। ठीक। अगर अगर इसको ये बात को इस तरह से बोला जाए कि चिड़िया बहुत तेज चहचहा रही है, तो यहाँ पर इसमें जो बहुत तेज है वो उसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन आपको अभी उस चीज़ पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ अभी अकर्मक क्रिया को देखना है। तो इसमें ये है कि जब कोई कर्ता किसी कार्य को कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर पहला जो उदाहरण है उसमें ये है कि पार्थ सोता है, तो पार्थ क्या हो गया, पार्थ हो गया कर्ता। अब उसकी जो क्रिया है वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है। तो पार्थ सोता है, इसमें जो पार्थ है वो करता है और जो क्रिया है वो सोना है। मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें सोना, खाना, हंसना, पीना, रोना, जितने भी जो शब्द होते हैं उसमें पीछे जो ना आता है, आप जैसे इसमें सोता लिखा हुआ है लेकिन इसका जो मेन वर्ड है वो है सोना, तो हम इसको हम समझ लेंगे कि ये क्रिया है, यही क्रिया है। तो इसमें जो पार्थ ने जो सोने की जो क्रिया की, पार्थ ने जो सोने की क्रिया की, उसका फल किस पे पड़ा, सिर्फ और सिर्फ पार्थ पर पड़ा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ा कि पार्थ सोया। ठीक। तो आप इस चीज को मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें परी पढ़ती है, तो परी इसमें क्या हो गई, परी हो गई इसमें कर्ता। अब कर्ता क्या कर रही है, परी पढ़ रही है, तो पढ़ना जो हो गई वो हो गई क्रिया, क्योंकि परी के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है। अब आप इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए कि वह क्रिया जिसमें क्रिया का फल, क्रिया का फल, क्रिया मतलब पढ़ने का फल, पढ़ना हो गया, परी ने पढ़ी, पढ़ाई की, तो पढ़ने का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, और कर्ता यहाँ पर हो गई परी। तो सीधी भाषा में ये है कि जब कोई कर्ता किसी कार्य को करता है और उसका जो फल सिर्फ उस कर्ता पर ही पड़े, ना कि कर्म पर। अब जो कर्म वाला जो पार्ट है वो सकर्मक क्रिया में मैं आपको समझाऊंगी। तो आप अभी यही समझ लीजिए कि
जो कार्य का जो फल होता है, आपने जो किया कार्य, हंसे या रोए या खेले या पढ़े या सोए, जो भी कार्य आपने किया उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर ही पड़े या सब्जेक्ट पर ही पड़े तो हम उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद मैं सकर्मक पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं दोनों में अंतर ही बताऊंगी और आपको डेफिनेट आपको समझ में आएगा सभी वाक्यों में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को हम किस तरह से पहचानें। तो इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है कि इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि वह क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया काम किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर अन्य चीज़ है वो है कर्म को प्रभावित करता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये टिपिकल वर्ड बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, इसीलिए जो जनरल भाषा में मैं इसको अभी बताती हूँ इसका डेफिनेशन। जिन वाक्यों में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों वो वहाँ पे जो वाक्य होते हैं वो उनमें सकर्मक क्रिया होती है। अब इसको इस चीज़ से समझो कि मान लो कि एक उदाहरण है कि कुसुम ने आम तोड़ा। ठीक, मान लो कि ये वाक्य है और आपको इसमें पहचानना है कि इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। तो कर्ता क्या होगा, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि किसने किसने आम तोड़ा, तो जो किसने के साथ जो उसका आंसर आएगा वो होगा कर्ता, क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो पहले ही होता है, सबसे पहले उसी का आता है, कर्ता का आता है। उसके बाद इसमें जो क्रिया है वो क्या है, तोड़ना। तोड़ना क्या हो गई, इसमें क्रिया हो गई। तो कर्ता हो गई कुसुम और तोड़ना हो गई क्रिया। अब उसने क्या तोड़ा, जब हम क्या वर्ड लगाते हैं तो जो उसका जो आंसर आता है वो होता है कर्म। तो इसमें कर्म क्या है, इसमें आम कर्म है, इसमें आम कर्म है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वह क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया काम किसी अन्य चीज का मतलब कर्म को प्रभावित करता है। अब इस वाक्य को हम ये देखें कि अगर मान लो इसको हम अकर्मक क्रिया में डालकर देखें तो इसका वाक्य ये होगा कि कुसुम ने तोड़ा। अब कुसुम ने क्या तोड़ा, अब इसमें वो क्या वाला वर्ड नहीं है, तो अगर वाक्य ये होगा कि कुसुम ने तोड़ा तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया का वाक्य। लेकिन कुसुम ने आम तोड़ा तो आम जो है वो कर्म है, इसीलिए यहाँ पर जो कर्म उपस्थित हो किसी भी वाक्य में, कर्ता, क्रिया और कर्म ये तीनों उपस्थित हों तो वो जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अब जैसे कि ये नेक्स्ट उदाहरण है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ठीक, अध्यापक क्या हो गया, कर्ता हो गया, और पाठ क्या हो गया, वो हो गया कर्म हो गया, और पढ़ाना जो एक क्रिया है वो क्या हो गई, पढ़ाया। तो अब हम इसमें ये लगाएंगे कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। क्या जो हमने वर्ड लगाया, हमने क्वेश्चन किया कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया, तो आंसर में क्या आ रहा है, पाठ पढ़ाया। तो पाठ यहाँ पर हो गया कर्म, पाठ हो गया कर्म। और सकर्मक क्रिया में जो कर्म होता है वो उपस्थित होता है, कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म भी होता है। लेकिन जिन वाक्यों में कर्म न हो वो होती है अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर है, अगर ये जो वाक्य है अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अगर मैं इस वाक्य को ये बोलूँ कि अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया, तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो कर्म है वो नहीं है, इसीलिए अध्यापक ने पढ़ाया ये वाक्य हो जाएगा अकर्मक क्रिया का वाक्य। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया का भाग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मैं इन दोनों के आपको अंतर बताऊंगी, जिसमें अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और अलग तरीके के दोनों के एक ही उदाहरण से दोनों वाक्यों को मैं
अकर्मक और सकर्मक क्रिया में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो हम नेक्स्ट अभी देखते हैं। अब यहाँ पर है दोनों के अंतर मैं आपको दिखाती हूँ कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। मैंने सकर्मक क्रिया में बताया था कि उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं, ठीक। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होगा, सिर्फ कर्ता और क्रिया होगा। कर्ता मतलब जो कार्य को करता है, जैसे राम करता है, और क्रिया मतलब जो भी क्रिया होती है, जैसे हंसना, खाना, सोना, पीना, रोना, तो ये सब तरह की जो क्रिया के जो वर्ड हैं, शब्द हैं, ये क्रिया होती है। अब इसमें जो क्या होता है, इस सकर्मक क्रिया में जो कर्ता द्वारा किया जो कार्य है वो कर्म से प्रभावित होता है, ठीक। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि मान लो कि राम ने फल तोड़ा, ठीक। तो राम ने फल तोड़ा, तो राम क्या हो गया, कर्ता। कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य है तोड़ना, ठीक है, वो किसको प्रभावित करता है, वो कर्म को। कर्म का मतलब यहाँ पर आम हो गया, ठीक। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी भी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी चीज। क्योंकि अगर अकर्मक क्रिया में इस वाक्य को मैं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी राम ने तोड़ा, ठीक है, राम ने तोड़ा। अब इस चीज को आपने समझ लिया होगा कि सकर्मक क्रिया का जो वाक्य होता है उसमें ये है कि राम ने आम तोड़ा, और अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा उसमें होगा राम ने तोड़ा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आगे अब इसकी जो उदाहरण है उनसे आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप बिल्कुल ही बता पाओगे कि कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो ये जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के जो मैंने उदाहरण दिए हैं, अब आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि पहला जो उदाहरण है वो सकर्मक क्रिया का क्या है, माया बिस्तर पर सोती है, ठीक। और अकर्मक क्रिया में क्या है, माया सोती है। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि माया जो है वो करता है, क्योंकि उसने कार्य को किया। अब कार्य क्या किया, सोने का कार्य किया, ठीक। लेकिन यहाँ पर कर्म क्या हो गया, बिस्तर पर। बिस्तर जो है वो कर्म है, क्योंकि सोने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, बिस्तर पर पड़ रहा है। तो माया बिस्तर पर सोती है, इसमें जो बिस्तर है वो हो गया कर्म, ठीक। अब अकर्मक क्रिया में हम इसी बात को देखेंगे। तो माया सोती है। अब हम अकर्मक क्रिया में बोलें कि माया किस पर सोती है, माया बिस्तर पर सोती है, लेकिन इसमें बिस्तर गायब है, इसमें कर्म गायब है, इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अब इसमें कर्ता हो गया पक्षी, अब क्रिया हो गई उड़ना, लेकिन किस में उड़ते हैं, आसमान में। तो आसमान जो हो गया वो हो गया कर्म, क्योंकि पक्षियों के द्वारा उड़ना वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, आसमान पर। पक्षी किस में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आसमान है वो है कर्म, ठीक। अब जो दूसरा अकर्मक क्रिया है उसमें है पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी हो गए कर्ता और उड़ना हो गई क्रिया। तो पक्षी उड़ रहे हैं। अब हम ये बोलेंगे कि किस में उड़ रहे हैं, कहाँ पर उड़ रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो इसमें जो कर्म है वो गायब है, इसीलिए ये हो गई अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट उदाहरण है, राम सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में आप कंफ्यूज मत होइए। इस वाक्य में जो जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि राम सड़क पर दौड़ता है, तो राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो राम हो गया कर्ता, और दौड़ने वाली जो कार्य है वो हो गई क्रिया। अब किस पर दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है सड़क पर, तो सड़क हो गई यहाँ पर कर्म, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और आ गया, बहुत तेज।
अब जो बहुत तेज होता है वो क्रिया का विशेषण होता है, वो क्रिया विशेषण होता है। अब यहाँ पर बहुत धीरे भी हो सकता था कि राम सड़क पर बहुत धीरे दौड़ रहा है, तो जहाँ पर बहुत तेज, बहुत धीरे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इन चीज़ों को हम बात नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूँगी। फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाक्य को डालने का उद्देश्य ये था कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप बहुत तेज को ही आप कर्म बता दें, तो यहाँ पर इसके लिए मैंने इस वाक्य को स्पेशली डाला। अब यहाँ पर इसी वाक्य को हम अकर्मक क्रिया में देखते हैं कि राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राम है कर्ता, दौड़ना है क्रिया, और क्रिया विशेषण है बहुत तेज। अब यहाँ पर क्या गायब हो गई? सड़क। अब सड़क क्या थी? कर्म। तो अकर्मक क्रियाओं में कर्म गायब होता है, कर्म नहीं होता है, उसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं। और जो अन्य वर्ड हैं, जैसे कि इसमें क्रिया विशेषण मैंने डाला है, तो क्रिया विशेषण होंगे लेकिन कर्म नहीं होगा। सकर्मक क्रियाओं में कर्ता, क्रिया, कर्म और अन्य शब्द भी होंगे, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया होगा और अन्य शब्द होंगे लेकिन कर्म नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एक उसका जो एक और उदाहरण है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अब पक्षी हो गए कर्ता, अब बैठना हो गया क्रिया। अब किस पर बैठे हैं? पेड़ पर, तो पेड़ यहाँ पर हो गया कर्म। अब इसी में अकर्मक क्रिया में पक्षी बैठे हैं। अब पक्षी कहाँ बैठे हैं ये नहीं आपको पता है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, या पक्षी घर पर बैठे हैं, या पक्षी सड़क पर बैठे हैं, तो यहाँ पर जो पेड़ है या जो कर्म है वो गायब है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया है। तो ये था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर डाउट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इन चीज़ों का रिवीजन कीजिए। इन चीज़ों को जब जितनी ज़्यादा आप उदाहरण जो होते हैं किसी भी बुक में से, आप उन उदाहरणों को अपने आप से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज़ में समझ में नहीं आएगा। आप कितना भी रट्टा मार लीजिए, डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आपको उदाहरण समझ में नहीं आते। उदाहरण समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने उदाहरण समझ लिया तो आप उसकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये पूरा जो मटेरियल है आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए और उनके भी बेनिफिट में आएगा ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय।